फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अस्थमा के बारे में जानकारी लेंगे। एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयरली आस्क्ड टॉपिक फॉर नीट, बट वी हैव टू कवर इट क्योंकि हमें एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है नीट के लिए। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। अस्थमा, इट इज़ अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। हमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर पता है। उसमें जो ऑर्गन्स हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, उनसे रिलेटेड यह डिसीज़ है। इट इज़ एन एलर्जिक डिसऑर्डर। यह एक प्रकार की एलर्जी होती है। व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी क्या होती है? व्हेन ए पर्सन बिकम्स हाइपर सेंसिटिव टू एनी सब्सटेंस, देन इट इज कॉल्ड एलर्जी। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेंसिटिव होना ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन हाइपर सेंसिटिव होना इट इज़ एब्सोल्युटली एबनॉर्मल। और जिन सब्सटेंसेस के लिए हम हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं एलर्जेंस। अगर हम अस्थमा की बात करेंगे तो उसके लिए जो एलर्जेंस हैं वो हैं डस्ट, पोलन ग्रेन्स, कोल्ड एयर और पर्टिकुलर एयर पोल्यूटेंट्स। जब भी अस्थमा का पेशेंट इन एलर्जेंस को एक्सपोज होता है तब उसे अस्थमा का अटैक आ सकता है। व्हाट हैपन्स इन अस्थमा? अस्थमा में होता क्या है? तो ये जो एलर्जेंस होते हैं ये कॉजेस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, the smooth muscles present in the wall of these bronchi or bronchioles, they get abnormally contracted or spasm. ब्रोंक्यूल की वॉल में जो मसल्स हैं वो एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ड्यू टू दिस देयर इज डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में सांस लेने में कठिनाई होती है, स्पेशली फॉर एक्सपायरेशन। देयर इज इनकम्प्लीट एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन पूरी तरह से नहीं हो पाता है, इसलिए क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीजेस। देखो स्टूडेंट्स, जब एक्सपायरेशन कंप्लीट होगा नहीं तब क्या होगा? ज़्यादा एयर लंग में से बाहर नहीं जाएगी, यानी कि कुछ ज़्यादा एयर लंग्स में ही बची रहेगी। इसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ जाता है ड्यू टू द इनकम्प्लीट एक्सपायरेशन। इससे क्या होगा? लेस वॉल्यूम ऑफ एयर इज इंस्पायर्ड। लंग्स में अगर पहले से बहुत ज़्यादा एयर है तो जब हम इंस्पायरेशन करेंगे तब लेस वॉल्यूम लंग्स में आएगा एयर का। तो क्या होता है? डिमांड फॉर ऑक्सीजन बाय द टिश्यूज कैन नॉट बी फुलफिल्ड। अगर कम एयर हम इंस्पायर करेंगे तो ऑक्सीजन भी हमें कम मिलेगा और हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन उन्हें मिलेगा नहीं। इसकी वजह से उनके ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई। ये डिमांड पूरी करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज्ड। जब
कोई पेशेंट को अस्थमा का अटैक आता है तब उस व्यक्ति में ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे इट प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक व्हीजिंग साउंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब बहुत ज़ोर से ये पेशेंट ब्रीदिंग करेगा तब उसके ब्रीदिंग के दौरान एक स्पेसिफिक साउंड क्रिएट होता रहता है, उसे कहते हैं व्हीजिंग साउंड। देखिए इस डायग्राम में द फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल एयरवे। सेकंड डायग्राम इज द ब्रोंकियोल ऑफ अस्थमेटिक पर्सन, जिस व्यक्ति को अस्थमा का डिसऑर्डर है उस व्यक्ति में ब्रोंक्यूल्स इस सेकंड डायग्राम में जो दिखाई दे रही हैं उस तरह की दिखाई देती है। इसमें क्या है, फर्स्ट दोनों डायग्राम्स में उनकी वॉल में, ब्रोंक्यूल्स की वॉल में जो मसल्स हैं स्मूथ मसल्स वो रिलैक्स्ड है, लेकिन सेकंड डायग्राम में जो थिकनेस है वॉल की ब्रोंक्यूल्स की वो इंक्रीज हुई है। और थर्ड डायग्राम में मसल जो हैं ब्रोंक्यूल्स की वॉल में स्मूथ मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। डायग्राम में हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। इसकी वजह से जो एयरवे है, जिस पैसेज से एयर जाएगी, हवा जाएगी एल्यूलाई की तरफ, वो पैसेज बहुत नैरो हो गया है, इसलिए उस व्यक्ति को कम एयर इंस्पायर की जाती है। अगर ये तीनों डायग्राम आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तब आपको जो इससे पहले हमने एक्सप्लेन किया है वो समझने में बहुत आसान होगा। देखिए इस एनिमेशन में अस्थमा का अटैक आने के बाद व्यक्ति कुछ इस तरह से ब्रीदिंग करता है। अस्थमा प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल, द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, he should stay away from the allergic factors or allergens like dust, cold air, pollen grains, air pollutants, etc. इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।